नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी आधुनिक दुनिया का बेस है। गगनचुंबी इमारतों से लेकर आपके हाथ में मौजूद छोटे से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक सब कुछ एक ही बुनियादी साइंस पर टिका है, और वो है धातुओं को आपस में जोड़ने का विज्ञान, यानी वेल्डिंग। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर वेल्डिंग प्रोसेस के क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। अब किसी भी चीज की गहराई में जाने से पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? तो वेल्डिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है। यहाँ लोकलाइज्ड कोलेसेंस हासिल किया जाता है, मतलब धातुओं को एक खास टेम्परेचर पर पिघलाकर आपस में मिलाना। पर यहाँ एक कैच है, इस प्रोसेस में हीट, प्रेशर या फिर किसी फिलर मेटल का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी। बिल्कुल। और यही वो मेन वेरिएबल्स हैं जो पूरी की पूरी वेल्डिंग फील्ड को अलग-अलग तकनीकों में बांट देते हैं। तो इस पूरे साइंस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटकर देखेंगे। पहला है ऑटोजीनियस वेल्डिंग, दूसरा होमोजीनियस वेल्डिंग और तीसरा हेटेरोजीनियस वेल्डिंग। चलिए अपने लिस्ट के नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग। तकनीकी दुनिया में इसे अक्सर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट क्या है? वो है नो फिलो मटेरियल। मतलब जिन दो धातुओं को हमें जोड़ना है, जिन्हें हम पेरेंट मटेरियल या बेस मेटल कहते हैं, वो बिना किसी भी बाहरी मिलावट के, बिना किसी थर्ड पार्टी मेटल के सीधे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। है ना कमाल की बात? अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी एक्स्ट्रा मेटल के ये जुड़ेंगे कैसे? इसका मैकेनिकल प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, धातुओं के किनारों को तब तक हीट किया जाता है जब तक कि वो पिघलने की कगार पर आकर नरम न पड़ जाएं। फिर आता है स्टेप 2, और ये सबसे अहम है। उन पर ऑपोजिट डायरेक्शन से, यानी विपरीत दिशाओं से भारी दबाव डाला जाता है। बस यही वो प्रेशर है जो उन नरम किनारों को आपस में ऐसा फ्यूज करता है कि एक बेहद मजबूत जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह बिना फिलर के काम करने के कुछ जबरदस्त फायदे भी हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, पैसे की बचत। जब फिलर मटेरियल खरीदना ही नहीं तो उसका खर्च भी जीरो। और एक और बात, क्योंकि हमने बाहर से कोई मेटल नहीं डाला तो वेल्डिंग के ऊपर वो जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वो बनता ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाद में सतह को चिकना करने के लिए जो घिसाई या पोस्ट वेल्ड ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। पर रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी रुकावट है इसकी मोटाई की लिमिट, जो कि सिर्फ 2 मिलीमीटर है। जी हाँ, सिर्फ 2 mm। ऑटोजीनियस वेल्डिंग को हम बहुत पतली शीट्स और सिंपल लैप या बट जॉइंट्स तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर काम भारी भरकम है तो हमें अपने अगले प्रोसेस की तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। और वो अगला प्रोसेस है नंबर 2, होमोजीनियस वेल्डिंग। इसे लिक्विड स्टेट या फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, यहाँ टेम्परेचर सच में काफ़ी बढ़ने वाला है। होमोजीनियस वेल्डिंग मूल रूप से एक लिक्विड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस है। यहाँ गेम बदल जाता है। इसमें 2 पेरेंट धातुओं को जोड़ने और उनके बीच के गैप को भरने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली जाती है, जिसे फिलर मटेरियल कहते हैं। दरअसल ऑटोजीनियस और होमोजीनियस के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो इसी फिलर मेटल की मौजूदगी है। अब यहाँ जो साइंस काम करता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। फिलर मटेरियल को ऐसे ही नहीं चुन लिया जाता। इसका केमिकल कंपोजिशन लगभग हमारे पेरेंट बेस मटेरियल जैसा ही होना चाहिए, लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक का कम होना मस्ट है। ये बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होना ही चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए, अगर फिलर का मेल्टिंग पॉइंट बेस मेटल के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? फिलर को पिघलाने के चक्कर में हमारा पूरा बेस मेटल ही पिघल जाएगा और जॉइंट बनने से पहले ही पूरी तरह फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इस तकनीक की खूबियां सच में लाजवाब हैं। इससे आप कितनी भी मोटी शीट्स को बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। ये हमें टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट जैसी कॉम्प्लेक्स पोजीशंस में काम करने की पूरी आज़ादी देता है। और जॉइंट वो इतना मजबूत होता है कि क्या कहने। लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी है। फिलर मटेरियल का लगातार इस्तेमाल और वेल्डिंग के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल उभर कर आता है, उसकी वजह से मशीनिंग और ग्राइंडिंग का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आखिरी नाम पर। नंबर 3, हेटेरोजीनियस वेल्डिंग। ये प्रोसेस बाकी दोनों से हटकर एक बहुत ही अनोखे सॉलिड लिक्विड स्टेट फेज में ऑपरेट करता है। यहाँ
होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बीच का फर्क दिन और रात जितना साफ हो जाता है। होमोजीनियस में याद है ना, फिलर का केमिकल कॉम्पोजिशन पेरेंट मेटल से मैच करता था, पर हेटेरोजीनियस वेल्डिंग में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले फिलर मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे पेरेंट मेटल से एकदम अलग होता है। दोनों का आपस में कोई मेल नहीं होता। इसे अगर हम वर्कशॉप के रोजमर्रा के उदाहरणों से समझें तो चीजें एकदम साफ हो जाएंगी, जैसे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सोल्डरिंग का नाम तो सुना ही होगा। इसे अक्सर कच्चा टाका भी कहते हैं, क्योंकि इससे बनने वाला जॉइंट थोड़ा नरम होता है। दूसरी तरफ है ब्रेजिंग, यानी पक्का टाका, जो एक बहुत ही सॉलिड और मजबूत जॉइंट बनाता है। इन दोनों ही केसेस में जो फिलर मटेरियल हम यूज करते हैं वो हमारे बेस मेटल से पूरी तरह अलग होता है। तो अगर हम आज की इस पूरे एक्सप्लेनर को एक ही नज़र में समराइज करें तो ये टेबल सब कुछ बयां कर देती है। ऑटोजेनियस स्टेट सॉलिड है और फिलर बिल्कुल नहीं। होमोजेनियस स्टेट लिक्विड है, फिलर यूज होता है और वो बेस मेटल के जैसा ही होता है। और लास्ट में हेटेरोजेनियस, जहां स्टेट सॉलिड लिक्विड मिक्स्ड है, फिलर यूज होता है लेकिन वो बेस मेटल से एकदम अलग होता है। ये सिंपल सी टेबल इस पूरे कंसेप्ट को हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर देती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे फ्यूचर में इंजीनियरिंग और आगे बढ़ेगी और हम नए रेडिकल पेरेंट मटेरियल्स डेवलप करेंगे, तो क्या सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के बीच की ये जो सख्त दीवारें हैं वो टूटनी शुरू हो जाएंगी? क्या ये बाउंड्रीज धुंधली पड़ जाएंगी? ये सच में सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने वेल्डिंग के इस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को आपके लिए थोड़ा और आसान और दिलचस्प बना दिया होगा। ऐसे ही नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए।